So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the miscellaneous questions of bond valuation. बॉन्ड वैल्यूएशन के पहले के जो भी कंसेप्ट है, जैसे मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड रिफंडिंग, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड देन कन्वेक्सिटी, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, इन सब पे वीडियो डल चुका है. ठीक है, तो इस पर पुराना वीडियो है, तो उस वीडियो में सब कुछ कवर. तो बेटर है कि हम ये जो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है 3-4, इसको अपन कवर करें और एक पर्टिकुलर एक और वीडियो आ जाएगा जहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ठीक है, और सबसे पहले हम ये मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी 3-4 है उसको कवर करते हैं. राइट, स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले ये पर्टिकुलर पीडीएफ गौरव जैन सर की पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे. साथ ही साथ इधर नोट्स है, ताकि आपको समझ में आए कि वो जो चीज़ इधर लिखी हुई है ये क्या अपन नोट्स से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड देन क्या नया है ये क्वेश्चन में, हम इस पर्टिकुलर नोट्स में भी इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. राइट, चलो. तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा है कि इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर और रिजर्व है. ठीक है, अब जो सन लिमिटेड है ना, प्रॉफिट अर्न करें एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब दे देखिए पूरा आप डेटा लिखो तो पीबीटी है 32 लाख, विच वर्कआउट टू 35%, मतलब कि माइनस वो टैक्स वैक्स करोगे तो 35% टैक्स है इसमें. ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स विच वर्कआउट टू 25% एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब कि वो EBIT है. ठीक है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर टैक्स माइनस होगा, तो फिर आएगा अपना EBT, फिर टैक्स माइनस होगा तो आपका आएगा पैट. अब नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी, नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड 9.6. अब वो 9.6 है नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, प्रोवाइडेड बशर्ते पैट कवर करता है. क्या कवर करता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड. अब मेरे को बताओ, पैट कवर करता है तो पैट आएगा न्यूमरेटर में, इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड रहेगा. ठीक है, अब इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड रहेगा और पैट लिख के रखा है तो कायदे से पैट में भी ऊपर इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा ना. पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड. मैं इसलिए बोल रहा हूँ पैट कवर्स इंटरेस्ट और डिविडेंड. अरे भाई, तुमने डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट और डिविडेंड लिखा, पैट में से आप डिविडेंड बांट सकते हो, पैट में से इंटरेस्ट कैसे बांटोगे? डिनोमिनेटर में जब दोनों लिखे हैं तो पैरिटी मेंटेन करने के लिए पैट में भी ऊपर इंटरेस्ट ऐड करो. तो वही है कि इसका फॉर्मूला क्या है, पैट प्लस इंटरेस्ट कवर प्लस पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वो 3 टाइम्स होना चाहिए. कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? उधार का कैपिटल डिवाइड बाय अपना कैपिटल. अब पॉइंट ये है, उधार का कैपिटल क्या होता है ना. गियरिंग रेशियो क्या प्रेफरेंस शेयर उधार में आता है? तो हाँ, प्रेफरेंस शेयर उधार में आता है, वो भी अपने ऑब्लिगेशन ही है, तो अपना वही प्रेफरेंस और डिवेंचर डिवाइड बाय, ठीक है, ये लिख लो, प्रेफरेंस और डिवेंचर डिवाइड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया. एंड यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट, यील्ड ऑन शेयर, जो यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट, शेयर पे यील्ड कैसे कैलकुलेट हो रही है? 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. मतलब जो अपना पैट है, पैट में से अपन डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, कुछ रिटेन भी होगा, तो 50% डिस्ट्रीब्यूट का, 5% अनडिस्ट्रीब्यूट का, ये यील्ड ऑन शेयर होगा. ठीक है, ये शेयर पे यील्ड होगा. अब यील्ड ऑन शेयर का फॉर्मूला क्या होता है ना, मतलब ऐसा है कि आप अमाउंट तो निकाल लोगे कि चलो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 50% और ये सब आपने देख लिया, पर यील्ड ऑन शेयर का यू फॉर्मूला क्या होगा कि अपन ने जितना कमाया वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिवाइड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा. तो क्या अपने को ये सोचने का है कि क्या इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी नीचे ऐड होगा? ऐसा करते हैं कि एक बार नोट्स में देख लेते हैं कि यील्ड ऑन शेयर के ऊपर कुछ नोट्स में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है. नहीं तो भैया फॉर्मूला नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. चलो भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है. कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, हमको वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है. टेकन 1% ऑफ एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो, क्योंकि इधर तो ऊपर बोल के रखे एटलीस्ट 3 टाइम्स, डिफरेंस हो तो 1% फॉर एवरी 1 टाइम, और कैपिटल गियरिंग रेशियो जो उधर बोल के रखा है 0.75, उसमें डिफरेंस है तो 2%. ठीक है, चलो यार, क्वेश्चन अच्छा है. ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है? अभी सिंपल सी बात है, अपने को ये कवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स ये निकालना है, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है, यील्ड निकालना है, और फिर कंपेयर करते रहेंगे अपन. ठीक है, तो क्या निकाले पहले तो इनकम स्टेटमेंट बना के पैट तक तो आ जाओ. ठीक है, तो 32 लाख में से अपन ने सबसे पहले तो इंटरेस्ट माइनस किया. ठीक है, इंटरेस्ट कितना? 64 पे 12% माइनस करो 7.68. ठीक है, 24.32 आया.
24.32 में से माइनस किया 35%, इस तरीके से 15.808 आया। अब पॉइंट ये है कि 15 पॉइंट जो भी है 15,80,800, ठीक है। अब यार ये तो आपका आफ्टर टैक्स है, अब इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करो ना, ठीक है, करो माइनस। ये 12.608 आया। अब ये जो 12.608 है, अब इसमें इक्विटी, ये डिविडेंड कितना दे रहे हैं, कुछ ऐसा बताया इन्होंने कितना दे रहे हैं। ये एक पॉइंट जो मैं पढ़ना भूल गया था, ठीक है, कि यील्ड ऑन शेयर तो मैंने देख लिया। सन लिमिटेड रेगुलरली पे करा इक्विटी डिविडेंड 8%, तो 8% इक्विटी डिविडेंड भी आएगा, ठीक है। और इक्विटी डिविडेंड कितना, 80 लाख पे 8%, 6.4, ठीक है। तो 12.608 माइनस 6.4 या 6.208, राइट, ये हो गया अपना। तो 6,20,800 आपका आ चुका होगा, राइट। अब आपको करना क्या है, पहले तो ये जो है गियरिंग रेशो, ये अपन देख लेते एक कि इनका 1 सेकेंड, नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स तो 9.6 है। अगर ये 3 चीज़ हुई तो ठीक है, तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपना क्या निकल रहा है। तो करो वो पैट प्लस इंटरेस्ट। पैट कितना है अपना 15.808 ना, 15,80,800 प्लस इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट कितना है 7,68,000। चलो, पैट डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट 7,68,000 और फिक्स्ड डिविडेंड वो है अपना 3,20,000, हाँ 3,20,000। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है, राइट। 1 सेकेंड, ये ऊपर क्या चले गया, तो ये अपना है 2.16, राइट। तो इधर तो बोल रहे थे 3, राइट, इधर था 3, क्या 3 टाइम्स तो होना चाहिए, पर इधर कितना निकला है 2.16। यार कम तो हो गया, और कम होना अच्छा नहीं होता, कवरेज रेशो कम हो तो जमता नहीं है। चलो अपन कैपिटल गियरिंग रेशो एक बार देख लेते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशो कितना आ रहा है। कैपिटल गियरिंग रेशो में सबसे पहले गियरिंग मतलब कि ऑब्लिगेटेड उधार का फंड 40 + 64 डिवाइड बाय अपना फंड 80 + 32, 40 + 64 डिवाइड बाय 80 + 32 112, ये हुआ अपना 9.928। देखो 0.928 आ रहा है क्या तुम्हारा, हाँ ठीक है 0.93 आ रहा है, राइट। अभी जब 0.93 आया, ठीक है ना, तो देखो इसका कितना है 0.75 है ना, और इधर है 0.93, राइट। अब ये अच्छा होता है कि नहीं होता है। देखो इसको अगर देखो तो रिस्क है ना, रिस्क बढ़ा तो रिटर्न बढ़ा, तो ये अच्छा है रिटर्न के मामले में देखा जाए तो, ठीक है। अब यील्ड की बात करते हैं। यील्ड कैसे कैलकुलेट करें, 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है, इक्विटी डिविडेंड अपना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो है 6,40,000, तो 6,40,000 का अपना है 50%, तो हो गया अपना 3.2। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो अपना बैलेंस आया था 6.208, मतलब 6,20,800, 6,20,800 का 5% है, तो 6,20,800 का 5% है, ये है 31040, ठीक है। तो ये आ गया 3,51,040। इस तरीके से आपका पर्टिकुलर ये प्रॉफिट आ गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि यील्ड कैलकुलेट हो गया, ठीक है, ये क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा और ये भी हमारा आ गया, तो 3,51,040 इतना अपना टोटल यील्ड है। अब परसेंटेज में देखें, ठीक है, परसेंटेज में देखें तो 3,51,040 डिवाइड बाय इक्विटी ले 80 की रिजर्व ले, तो इधर इक्विटी लिया 3,51,040 डिवाइड बाय 80 लाख किया, तो ऐसे केस में जो है 4.39% आया। मतलब समझ रहे हो कि 8% पे होता था ना, 8% की जगह आया कितना 4.39। तो देखो 3 की जगह आया 2.16, तो ये बुरा हो गया। कितना बुरा हुआ 0.84 बुरा हुआ, और एक टाइम के डिफरेंस पे 1% चेंज होता है, तो 0.84 के डिफरेंस में 0.84 चेंज होगा। अभी अपना है देखो ये 0.84 कम हो गया। फिर दूसरा कैपिटल गियरिंग रेशो 0.75 था, वो 0.93 हो गया, तो बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया 0.93 माइनस 0.75 इंटू 2, क्योंकि 2% है तो 0.36 बढ़ गया, राइट। तो 0.84 कम हुआ प्लस 0.36 बढ़ गया, राइट, ये हो गया हमारा। अब देखो समझो क्या बोल रहे हैं इसमें कि ये सिमिलर कंपनी का डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा है वो ठीक है सिमिलर कंपनी का है। मतलब कि आपकी कंपनी में ऐसा है तो कायदे से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके इसमें 9.6 माइनस 0.84 प्लस 0.36 ऐसे करते हुए 1 सेकेंड
वन सेकेंड, इसको पैड कवरेज रेशियो को भी ऐसा सोचा है कि कवरेज रेशियो कम हो गया तो रिस्क हो गया, तो ऐसे केस में ये भी ऐड करा है। तो 9.6 में 0.84, फिर 0.84 के साथ 0.36 ऐड करा, तो ऐसे केस में 10.8 आया। मतलब आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 10.8 और आपका एक्चुअल कितना है 4.38, राइट, दिख रहा है वो तो 4.38 डिवाइड बाय एक्चुअल रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न 10.8, ये 40.5 है, ये 40.5 है, आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है। लो, इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है वैल्यू पर इक्विटी शेयर। सो देखो अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है कि क्वेश्चन नंबर 20C। क्वेश्चन नंबर 20C है ऑफ क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस, जहाँ पे MP लिमिटेड ने इशू करे हैं न्यू सीरीज़ ऑफ बॉन्ड। और जो सीरीज़ ऑफ बॉन्ड है ये इशू कब करे, ये जो सीरीज़ ऑफ बॉन्ड है ना ये इसने इशू करे 1 जनवरी 2000 को, ठीक है। बॉन्ड को तो जो है पार पे सोल्ड करा ₹1000, ठीक है, पार पे इशू करा। हैविंग कूपन रेट 10%, जिसका कूपन रेट है 10%, एंड मैच्योर होगा वो 31 दिसंबर 15 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 15, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 15 साल, ठीक है, 15 साल तक। और इससे कूपन पेमेंट जो है वो सेमी एनुअली रहेंगे, मतलब एक 30 जून को और एक होगा 31 दिसंबर को, मतलब साल में 2 बार। तो एक तरीके से 30 बार जो है पेमेंट होगा, ठीक है। एज्यूम डैट, ये माना गया है कि यू परचेज एन आउटस्टैंडिंग बॉन्ड ऑन 1 मार्च 2008। आपने क्या किया, 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2008, ये 8 साल हो गए, ठीक है। तो 1 जनवरी 2008 पे नहीं, आपने फरवरी फिर 1 मार्च, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 2 महीने बाद, ठीक है। 8 साल के बाद भी 2 महीने बाद आपने 1 मार्च को आपने परचेस किया, ठीक है, राइट। तो 8 मार्च को आपने परचेस किया, तो व्हेन द इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है, तब इंटरेस्ट रेट जो था, अभी तो 10% है, उस समय 12% हो गया, ठीक है, 2008 को। अब तो YTM निकालना है एज ऑन 1 जनवरी। आपने परचेस कब किया, आपने परचेस किया 1 मार्च 2008 को, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि YTM निकालो। YTM कब का निकालो, 1 जनवरी 2000 का। तो देखो YTM का तो ऐसा होता है कि या तो आप फॉर्मूला यूज़ करो या तो IRR वाला वो परसेंटेज, बेटर है कि आप पहले उधर जाओ, राइट। पर देखो एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि बॉन्ड जो है वो इशू है पार पे, ठीक है। वो तो अपन ये मानो कि मैच्योर हो रहे हैं, तो मैच्योर भी पार पे हो रहे हैं, तो ये जो है ऐसे YTM 10% ही रहेगा, ठीक है। बॉन्ड इशू पार पे हो रहे हैं, मैच्योर भी पार पे हो रहे हैं, तो YTM कूपन रेट ही होगा जो है 10%, जो हमको ध्यान देना था। तो ये आपका YTM तो आ गया, ठीक है। अब व्हाट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए फॉर परचेसिंग द बॉन्ड ऑन 1 मार्च। आप तो 1 मार्च को परचेस कर रहे हो, राइट, 1 मार्च को परचेस कर रहे हो, तो जो 1 मार्च को परचेस कर रहे हो तो आप कितना पे करोगे, व्हाट अमाउंट यू शुड पे, ठीक है। ऑफ दैट अमाउंट, ठीक है, जो आप पे कर रहे हो, ऑफ दैट अमाउंट हाउ मच यू शुड बी एक्रूड इंटरेस्ट, हाउ मच शुड बी एक्रूड इंटरेस्ट, जो आप पे कर रहे हो उसमें एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, एंड हाउ मच वुड रिप्रेजेंट बॉन्ड। सी, अब 1 मार्च को मैं पे कर रहा हूँ, तो कायदे से देखा जाए तो जो 2 महीने का इंटरेस्ट है, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, तो 2 महीने तक मैंने और होल्ड करके रखा हुआ था, वो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट है। रही बात है तो जो हम पे करेंगे प्राइस, उसमें से एक्रूड इंटरेस्ट वाला पोर्शन हटा देंगे, प्रिंसिपल वाला पोर्शन हटा देंगे। तो पहले तो आप 1 मार्च को जो है आप पहले प्राइस निकालो। प्राइस कैसे निकालेंगे कि जो आगे के जो इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि मार्च के बाद, देखो मार्च के बाद कितने पेमेंट है। तो देखो एक तो तुम्हारा आएगा जून में, एक आता है जून में और एक आता है दिसंबर में। तो 8 के 2, ठीक है, 8 2008 जो साल है उसके 2, ऐसे 9 10 11 12 13 14 15, तो 16 बार, क्योंकि 7 साल ये और ये 2, तो 16 बार जो है आपको रुपए मिलेंगे। और जो है कूपन रेट कितना है, 1 सेकेंड देख लेते, ये भी कूपन रेट तो अपना 10% है, ठीक है। अब देखो 10% है पर 6 महीने हैं, तो ऐसे केस में 10% है, ठीक है, और 6 महीने हैं, तो आपको 100 का थोड़ा मिलेगा, आपको 100 थोड़ा मिलेंगे, आपको मिलेंगे 50। ये जो 50 रुपये है
इंटरेस्ट, ये आपको 16 बार मिलेगा, तो ये 16 टाइम्स मिलेगा। तो आप फैक्टर निकालो। अब पॉइंट ये आता है कि फैक्टर हम 10% का निकालें कि 12% का निकालें, क्योंकि आपने जब बॉन्ड परचेस किया था तब ऑन गोइंग इंटरेस्ट रेट, देखो YTM एज ऑन 1 जनवरी तो 10% था, पर अब इंटरेस्ट रेट 12% है। तो ऐसे केस में जो है आपको समझना पड़ेगा कि इधर अब YTM हो गया 12%, तो ऐसे केस में आपको जो है 12% के हिसाब से करो। अब 12% भी साल भर का है, याद रखो, तो उसको भी करो 6%। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 50 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 6%, और कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। करो कैलकुलेट पहले, ये इंटरेस्ट वाला निकालते प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें एक जो चीज़ समझने की थी कि जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें तो 1 मार्च को हमने परचेस किया है, तो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप जो है एक हाँ सॉरी 1 सेकेंड, आपने जो प्राइस कितना पे करोगे 1 मार्च को, ठीक है। तो इसके पहले हमको 1 मार्च पे कैलकुलेट नहीं करना है, जो मैं आपको 1 मार्च पे बोल रहा था, हमको 1 मार्च पे आना है, पर 1 मार्च के पहले हमें जो है 1 जुलाई मतलब जहाँ पे इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आगे रिसेंट में जहाँ इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पहले जो है हम उसका प्राइस निकालेंगे 1 जुलाई 2018 का। अब 1 जुलाई 2018 पे मैं गया तो वहाँ वो पहले उस पॉइंट पे मैं प्राइस निकालूंगा। उस पॉइंट पे प्राइस निकालने के लिए जो आगे के फर्दर 15 इंटरेस्ट के पेमेंट्स हैं, ठीक है, 50 रुपये के, अब मैं डिस्काउंटिंग करूँगा। तो मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर मेरे को 6% लेना है, पर 15 टाइम्स लेना है। तो ये आया आपका 9.712, इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 485.61 आया। ये 485.61 जो है ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, उसमें 1 जुलाई का इंटरेस्ट और जोड़ो तो प्लस 50 करके ये आया, ठीक है। आप इधर ये इंटरेस्ट भी जोड़ोगे, ठीक है, तो ये तो 535.61 आ गया। रही बात है वो एंड की रिडेम्पशन अमाउंट की, जो अपना 1000 ही रहेगा, तो ऐसे केस में 1/1.06 वही 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वें टाइम का इंटरेस्ट फैक्टर। अब हमको क्यूमुलेट नहीं करना है, हमको एन्युटी फैक्टर नहीं लेना है, ठीक है। इसको अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 417.26 आया। इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू आ रही है 952.60। तो ये जो 952.60 है, 952.60, ये पर्टिकुलर जो आया है, ये आया है 1 जुलाई पे। अब 1 जुलाई पे आया है, आपको तो आना है 4 महीने और पीछे आना है, क्योंकि हमें 1 मार्च पे कैलकुलेट करना है, मतलब आपको 4 महीने और, जून, ठीक है, मई, अप्रैल और मार्च, हमको 1 मार्च का कैलकुलेट करना है, मतलब 4 महीने और पीछे आना है। तो समझो 6% अगर 6 महीने का है तो 4% 4 महीने का होगा, तो 1/1.04 इंटू हम करेंगे 916.40, उस तरीके से जो है 952.60, 915.96 हमारा जो है इतना आ गया है, ठीक है। 915.96 हमारा 1 मार्च को आ गया है। अब ये जो 1 मार्च को आया हमारा 915.96, ठीक है, ये तो 1 मार्च को आया। अब इसमें एक्रूड इंटरेस्ट कितना है और इसमें बॉन्ड का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, 100 रुपये अगर आपके 1000 पे 10% है ना, राइट, ये 100 रुपये 1000 पे 10% है, ठीक है, ये 10% है आपका 100 रुपये, ये साल भर का है, इंटू 2/12 16.67। तो समझ रहे हो, 915.96 में से 16.67, 915.96 में से 16.67 माइनस करो, 899.29 जो है अपना क्या रहेगा, 899.29 बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो पोर्शन अपन ने कॉपी कर लिया है, जहाँ पे अपन ने समझा है कि बॉन्ड इशू और रिडीम पार पे होता है तो YTM है। और साथ ही साथ जो है अगर हमको 1 मार्च पे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जो है हम पहले 1 जुलाई पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम उसको 1 जुलाई पे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको 1 मार्च पे लेकर आएंगे, मतलब कि 4 महीने पीछे लेकर आएंगे, एंड देन उसके बाद इंटरेस्ट और बॉन्ड वैल्यू को सेपरेट करेंगे। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ये करने के बाद अब एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम बात करें वो है टाइगर लिमिटेड का। तो टाइगर लिमिटेड जो है वो प्रेजेंटली वर्किंग विद एन EBIT। तो देखो इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ जाएगा। EBIT आपका 90 लाख है, ठीक है। इट्स प्रेजेंट बोरिंग आर एज फॉलोज। चलो उन्होंने लोन लेके रखा है, वर्किंग कैपिटल लेके रखा है, मतलब कि वर्किंग कैपिटल बोरिंग बैंक से लेके रखी है, डिपॉजिट से, पब्लिक डिपॉजिट से लेके रखा है, मतलब इंटरेस्ट तो अच्छे खासे लेवल पे जा रहा है, जिसमें लोन भी है, बैंक लोन भी है, पब्लिक डिपॉजिट भी है, ठीक है। चलो इंटरेस्ट तो हो गया, तो इस तरीके से EBIT निकाल लेना।
अब सेल्स ऑफ द कंपनी आर ग्रोइंग एंड टू सपोर्ट दिस, उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी प्रपोज टू ऑब्टेन एडिशनल बोरिंग। लो, कंपनी बोल रही है कि सेल बढ़ रही है तो लो ना बोरिंग, बैंक लोन देने को तैयार है तुमको। चलो एडिशनल बोरिंग उन्होंने ले ली, तो कंपनी प्रपोज टू ऑब्टेन एडिशनल बोरिंग, उसने 100 लाख एक्सपेक्टेड एट 16%। बोरिंग ये लेने से EBIT इंक्रीज हो जाएगा, EBIT इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज इन EBIT एक्सपेक्टेड टू बी 15%, अगर हमने ये भी बोरिंग ले ली तो। एक तो होता है करंट सिनेरियो और एक होता है कि भाई आप रिवाइज कर दो, EBIT को भी इधर से रिवाइज कर दो और बोरिंग भी बढ़ा दो, तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको तो वही कैलकुलेट करना है, वो सिर्फ इतना ही पूछा है, सिर्फ इतना ही पूछा है। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, अभी की हालत अपन निकालते हैं कि अभी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। अब देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको याद हो तो अपन ने लिखा था कि पैट कवर करता है फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, पर इधर सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इधर इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों कवरेज रेशियो था। इधर इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों जो है, तो इधर इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों कवरेज रेशियो था। ठीक है, वो पैट कवर कर रहा था इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो डिनोमिनेटर में डिविडेंड आया, इंटरेस्ट और डिविडेंड आया, तो अपने को पैट में इंटरेस्ट ऐड करना पड़ा, पैट में। पर इधर डायरेक्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो ऐसे केस में EBIT अपन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन अभी की हालत निकाल लेते हैं। EBIT तो हमको दे के रखा है। ठीक है, EBIT कितना है? 90 लाख। इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, 300 लाख का 12%, 3.6, 15% 3 और 11, राइट। तो 11 3 14 और 17.5। ठीक है, तो EBIT अपना है 90 डिवाइड बाई इंटरेस्ट 77, तो ये 1.169। यही चीज़ यार जब चेंज हो गया, रिवीजन हो गया, तो EBIT में रिवाइज हो गया, तो कितना रिवाइज हुआ है? 90 का 115%, 15% बढ़ाने का बोला ना, तो 103.5 ये बढ़ गया। अब आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना? 77 तो पहले ही था, और एडिशनल 10 और हो गया, 16 हो गया ना, तो 77 + 16 93, तो 103.5 डिवाइड बाय 93, ये हो गया अपना 1.11, तो 1.169 से 1.113 हो गया, राइट। ठीक है, तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या देखा था कि अपनी सेल जो पहले थी वो उससे एडिशनल सेल हो रही है, मतलब इन द सेंस कि 15% और एडिशनल हो रहा है। तो ऐसे केस में अपनी बोरिंग बढ़ी, और बोरिंग बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अपना इंटरेस्ट बढ़ा। तो जो पुराना सेल्स था तो उसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिफरेंट आया, नए सेल्स में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिफरेंट आया। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन कि आपका सेल तो बढ़ा, तो आपका जो भी इंक्रीज इन सेल्स हुआ इससे आपके इंटरेस्ट पे भी बर्डन बढ़ा। ठीक है, और आपने एडिशनल बोरिंग ली। ठीक है, बट इससे क्या हुआ कि आपका एडवर्सली अफेक्ट हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इन द सेंस कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका कम हुआ तो आपको बाकायदा एंड में नोट भी डालना पड़ेगा कि सेल के बढ़ने से आपने बोरिंग तो ली, पर बोरिंग से आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो गया, तो आपको एंड में नोट भी डालना पड़ता है। अब बॉन्ड वैल्यूएशन में हमें एक क्वेश्चन लास्ट और करना है, जो है MTP में आया था अक्टूबर 17 में, तो और कहीं नहीं आया, सिर्फ वो MTP में ही आया है, और मैक्सिमम बुक्स में वो दे के भी नहीं रखा है। तो एक बार वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है अपना MTP अक्टूबर 17 का। ठीक है, तो क्या बोला है? द HLL हैज़ 8 करोड़ 10% मॉर्गेज बॉन्ड। ठीक है, तो इनके पास 10% बॉन्ड है और उसकी वैल्यू 8 करोड़ है। ठीक है, द इंडेंचर अलाउ एडिशनल बॉन्ड टू बी इशू एज लॉन्ग एज ऑल द फॉलोइंग कंडीशन मेट। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो HLL है उसने तो अपने शेयर इशू करे, उसने तो अपने डिबेंचर इशू करे। ठीक है, 10% उसने बॉन्ड इशू करे। तो देखो 10% अपने बॉन्ड है। ठीक है, 8 करोड़ के बॉन्ड है। द इंडेंचर अलाउ एडिशनल बॉन्ड टू बी इशू, हम एडिशनल बॉन्ड तब इशू करेंगे जब सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, एज लॉन्ग एज ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। तो कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले आया है प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज, कि आपका इंटरेस्ट कवरेज, प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज। अब जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको पता है कि EBIT अपॉन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये हमको पता है, पर इन्होंने अलग से एक फॉर्मूला दे के रखा है। प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज में इन्होंने EBIT अपॉन इंटरेस्ट में इन्होंने क्या कर दिया कि EBIT तो लिया, ठीक है, EBIT के साथ इंटरेस्ट ऐड करा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। ओके, ठीक है। इन्होंने किया है EBT प्लस इंटरेस्ट।
देखो एक होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, क्वेश्चन में इन्होंने दे के रखा है, जो फॉर्मूला इन्होंने दे के रखा है हमको तो वो यूज़ करना है, अदरवाइज़ हमें जो फॉर्मूला है वो EBIT अपॉन इंटरेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, वो इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो और डिवाइड बाई इंटरेस्ट। ठीक है, ये कवरेज रेशियो जो है हमेशा 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो मैं एडिशनल बॉन्ड इशू कर दूंगा। दूसरा, नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ मॉर्गेज असेट, तो जो भी असेट मॉर्गेज है, ठीक है, उसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, तो नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ मॉर्गेज असेट वो ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ मॉर्गेज डेप्ट होना चाहिए। कि आपने कुछ मॉर्गेज डेप्ट लिया होगा और उसके बदले में आपने कुछ एसेट्स गिरवी रखे होंगे, तो उसकी जो नेट एसेट वैल्यू है, नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, वो आपके डेप्ट के ट्वाइस होनी चाहिए। मतलब जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो आपके डेप्ट से ट्वाइस होनी चाहिए। तो पहले अपना आ गया कि प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा अपना आ गया नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है, वो 4 से ज़्यादा, वो ट्वाइस से ज़्यादा होनी चाहिए। और एक अपना प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज आ गया, वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो रिमेन्स बिलो 0.5, कि जो डेप्ट अपॉन इक्विटी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, वो 0.50 होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन मीट होगी तब जाके एडिशनल बॉन्ड इशू होंगे। अब देखो क्या बोल के रखा आगे, द HLL हैज़ नेट इनकम आफ्टर टैक्स। इनका जो पैट है ना, वो पैट है इनका 2 करोड़, ठीक है। अब आफ्टर टैक्स बोला है, ठीक है, ये बिफोर टैक्स नहीं है। तो पहले तो जब क्वेश्चन में अपने को फॉर्मूले में PBT प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई इंटरेस्ट है, तो पहले हम पैट के में हम इंटरेस्ट भी ऐड कर लेते हैं, राइट। ये तो आफ्टर टैक्स है ना, तो आफ्टर टैक्स है वो 40% टैक्स रेट है। तो जो 2 करोड़ है ये 60% शो कर रहा है, तो ऐसे केस में हम PBT निकाल लेते हैं। तो कितना निकलेगा वो PBT आपका आया 2 करोड़ डिवाइड बाई 60%, जो आया आपका 3.33। चलो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो इनका नेट इनकम आफ्टर टैक्स 2 करोड़ है, 40% टैक्स रेट है, 40 करोड़ इन इक्विटी एंड 30 करोड़ इन डेप्रिशिएटेड एसेट। अब इनका इक्विटी में है, ठीक है, 40 करोड़, और नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो मैं आपको बता रहा था वो इन्होंने दे के रखी है 30 करोड़ कवर्ड बाय मॉर्गेज। तो 30 करोड़ डेप्रिशिएटेड एसेट कवर्ड बाय मॉर्गेज, ठीक है। अब एज्यूमिंग दैट 50% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द न्यू इशू, जो हमने नए इशू करे उसका जो 50% है वुड बी एडेड टू द बेस ऑफ मॉर्गेज एसेट। जो 50% है न्यू इशू का, वो ऐड होगा टू द बेस ऑफ मॉर्गेज एसेट। ओके, तो अपना जो मॉर्गेज एसेट है, तो मॉर्गेज एसेट में हमको ये तो पता है कि 30 करोड़ है इसकी नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है, और 50% प्रोसीड भी आ जाएगा जो हम नए बॉन्ड इशू करेंगे, राइट। कंपनी हैज़ नो सिंकिंग फंड अंटिल नेक्स्ट ईयर, हाउ मच मोर 10% डेप्ट कुड बी सोल्ड अंडर ईच ऑफ 3 कंडीशन। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ लेते हैं कि अपना 10% बॉन्ड है जो है 8 करोड़ के, ठीक है। एडिशनल बॉन्ड भी हम इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके लिए सारी कंडीशन मीट होनी चाहिए। वो तीनों कंडीशन उन्होंने दे के रखी है, जहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करके रखी है जो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ में ऐसा बोल के रखा है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए नेट डेप्रिशिएटेड एसेट जो भी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो इधर बोल के रखा 0.50 होना चाहिए, तब मैं जो है एडिशनल बॉन्ड इशू कर दूंगा। चलो ठीक है, ये पूरा अपना हो गया सीन ख़त्म। क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि इनका जो पैट है, नेट इनकम आफ्टर टैक्स, पैट 2 करोड़ है, 40% टैक्स रेट है, तो आपने PBT निकाल लिया, ठीक है। और ठीक है, और बाद में इन्होंने इक्विटी की कुछ डिटेल दे के रखी है, नेट डेप्रिशिएटेड एसेट की डिटेल दे के रखी है, और साथ में ये भी बोल के रख दिया कि मॉर्गेज एसेट में 50% तो हम नए प्रोसीड्स का ऐड कर लेंगे, राइट। फिर बाद में ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच मोर 10% डेप्ट कुड बी सोल्ड, हम कितना 10% डेप्ट सोल्ड करेंगे अंडर ईच ऑफ 3 कंडीशन, ठीक है। हर कंडीशन में हम क्या क्या सोल्ड करेंगे। तो पहले इन्होंने पहली कंडीशन क्या रखी कि प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि क्या हमारा भी 4 से ज़्यादा है क्या, ठीक है। तो जैसा उन्होंने फॉर्मूला दे के रखा है वही फॉर्मूले को अपन इधर पुट करते हैं। इनकम बिफोर टैक्स हमने निकाल लिया था जो था अपना 3.33 करोड़, ठीक है। अब बॉन्ड का इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को में एक जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है जो समझने में हम गलत समझते हैं, बट क्वेश्चन क्या चाहता है आपको समझाना, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या समझा कि हमने ये समझा कि अगर ये फॉलोइंग बॉन्ड
अगर ये फॉलोइंग कंडीशन पूरी होगी तब जाके जो है हम बॉन्ड इशू करेंगे। अगर क्वेश्चन की लाइन पढ़ो तो लिखा हुआ है द इंडेंचर अलाउ एडिशनल बॉन्ड टू बी इशू, कि आप एडिशनल बॉन्ड इशू कर सकते हो एज लॉन्ग एज ऑल द फॉलोइंग कंडीशन मेट। ठीक है, तो आप एडिशनल बॉन्ड इशू करोगे एज लॉन्ग एज ऑल कंडीशन आर मेट। तो अपन ने ये बोला कि ऑल कंडीशन मीट होंगी तो जाके आप एडिशनल बॉन्ड इशू कर सकते हो। पर जो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अलग है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप एडिशनल बॉन्ड तब तक इशू कर सकते हो जब तक ये कंडीशन पूरी होती रहेगी। मतलब कि आपने एडिशनल बॉन्ड इशू करा, ठीक है, कंडीशंस मीट हो रही है तो आप एडिशनल बॉन्ड इशू कर सकते हो। मतलब कि अगर हम प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें इनकम बिफोर टैक्स तो ठीक है आ गया, ठीक है। बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है, बॉन्ड के इंटरेस्ट में हमें जो हमारा बॉन्ड जो हमने पहले इशू करके रखा हुआ है, ठीक है, 8 करोड़ का, वो भी लेना पड़ेगा, ठीक है, और जो नया बॉन्ड इशू करा वो भी लेना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि आपने एडिशनल बॉन्ड इशू करा, ठीक है, क्या ये कंडीशन मीट हो रही है, तो एडिशनल बॉन्ड इशू करना आपका वैलिड है, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि अगर हमने एडिशनल बॉन्ड इशू करा तो हमारा जो इनकम बिफोर टैक्स है वो 3.33 करोड़ वो तो है ही, ठीक है। बॉन्ड के इंटरेस्ट में हमने 80 लाख ये ले लिया, राइट। अब 3.33 करोड़ बोला है तो इधर मैं 0.8 करोड़ बोल देता हूँ। प्लस सपोज करो कि यार एक्स बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं एक्स अमाउंट के, ठीक है, एक्स अमाउंट के बॉन्ड इशू कर रहे हैं और 10% रहेगा वो भी, तो 0.10x मैंने ये कर लिया, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.8 प्लस 0.10x वो इक्वल टू 4 में रख दो। वो इक्वल टू 4 में रखने से क्या होगा कि उससे अपन x कैलकुलेट करेंगे। तो अभी अपन पहले x कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x के लिए तो आपको जो है ये x के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 3.10 करोड़ आएगा। आप इसको सॉल्व करना, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सॉल्व करा है। खैर, तो 3.10 करोड़ मतलब कि आपने 3.10 करोड़ तक के बॉन्ड इशू करे ना तो आपका 4 तक रहेगा, ठीक है। अब 4 तक रहेगा। अब आती है दूसरा पॉइंट क्या है कि नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है, वो रिमेन्स ट्वाइस, ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू मॉर्गेज डेप्ट। तो एक बार अपन ये देख लेते हैं नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी थी। नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में देके रखा है उसको 30 करोड़, ठीक है। तो 30 करोड़ आपकी नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। और मॉर्गेज डेप्ट, अब मॉर्गेज डेप्ट में तो अगर देखा जाए तो चलो छोड़ो, नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू में 30 करोड़ तो है, 30 करोड़ तो है। साथ ही साथ भाई आपका जो प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स क्या थे, एक्स है ना, बॉन्ड एक्स, इसका 50%, तो 30 प्लस 0.5x इतना है ना। और ये ठीक है ग्रेटर हो, राइट, रिमेन्स ट्वाइस, ठीक है, ये रिमेन्स ग्रेटर देन 4, ये ट्वाइस, ठीक है, तो अपन ने ट्वाइस निकाला, ठीक है। तो कैसे अभी अपन कैलकुलेट किया, अपन ने नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाली 30 प्लस 0.5x और साथ ही साथ जो है हमने मॉर्गेज डेप्ट निकाला जो अपना 8 करोड़ था और 8 करोड़ प्लस x, ठीक है। अब इसमें रख दो 2, तो 30 प्लस 0.5x ये अपन ने करा गया, ठीक है। और x के लिए आप सॉल्व कर दो तो x आएगा आपका 9.33। इसका मतलब क्या है कि 9.33 करोड़ एडिशनल मॉर्गेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई कंडीशन, ठीक है। मतलब कि 2 पे आने पे आपको इतने बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे। ये बोल रहा है कि 4 आने पे आपको 3.10 करोड़ इशू करने पड़ेंगे, इधर इसने बोला कि 9.33 करोड़ इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। अब डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, रिमेन्स बिलो 5, इधर भी डेप्ट इक्विटी कैलकुलेट करो। डेप्ट तो अपना 8 प्लस x हो गया, इक्विटी अपना 40 दे के रखा है, जो भी क्वेश्चन में दे के रखा है 40, तो 8 प्लस x डिवाइड बाई 40 इसको टू 5, x के लिए कैलकुलेट करो तो 3.10, तो नहीं सो ये आया 12 करोड़। तो पहली कंडीशन ये बोलती है कि पहला ये बोलता है कि 3.10 करोड़ के इशू करो, पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। दूसरा बोलता है कि 9.33 करोड़ के इशू करो तो दूसरा कंडीशन पूरा हो जाएगा। तीसरा बोलता है कि 12 करोड़ के इशू करो तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, पहला ये बोल रहा है कि 3.10 करोड़ तक के इशू करोगे, 3.10 करोड़ तो ये 4 तक आ जाएगा, ठीक है।
ये 4 तक आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 3.10 करोड़ से ज़्यादा इशू करोगे तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये हो गया अपना ग्रेटर देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन 4 के लिए, ज़्यादा तक पहुँचने के लिए 3.10 करोड़। दूसरा, ज़्यादा तक पहुँचने के लिए 3.10। और एक होता है कि ट्वाइस तक मेंटेन रहेगा, आप मैक्सिमम ट्वाइस ही रखना है, मैक्सिमम ट्वाइस ही रखना है। मैक्सिमम ट्वाइस रखने के लिए 9.33 करोड़। तो अगर आप ग्राफ बनाओ तो 3.10 के ऊपर जाना है अपने, ये तो अपने को कंपलसरी है, तभी जाके अपना 4 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो 3.10 करोड़ तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। दूसरा ये बोल रहा है कि 9.33 के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि 9.33 के अंडर रहेगा तभी तो वो ट्वाइस तक रहेगा, रिमेन्स ट्वाइस दी अमाउंट, तभी तो वो ट्वाइस तक रहेगा, ठीक है। अगर 9.33 के भी ऊपर हो गया तो ट्वाइस को भी पार कर जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, कि जो नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू है रिमेन्स ट्वाइस, ठीक है, वो रिमेन्स ट्वाइस, ठीक है। तो कम से ज़्यादा वो ट्वाइस रहे, ठीक है। मतलब कि उसको 2 से आगे नहीं जाना है, इधर तो इसको 4 से आगे जाना है, इधर इसको ट्वाइस तक रिमेन रहना है, राइट। और इधर भी ऐसा है, इसको भी जो है 5.5 तक ही रहना है, ठीक है। तो अपना हो गया 3.1 के ऊपर, एक अपना हो गया 9.33 के नीचे, और डेप्ट इक्विटी रेशियो बिलो 5 होना चाहिए, इन द सेंस बिलो 0.5, मतलब कि एक हो गया 12 करोड़ के नीचे। तो 9.33 के 12 करोड़ के नीचे, 9.33 करोड़ के नीचे और 3.1 के ऊपर। तो ऐसे केस में क्या बोल रहे हैं, ऑल कंडीशन मीट हो जाएगी अगर 3.1 करोड़ तक के बॉन्ड अगर अपन ने इशू कर दिए तो, ठीक है। तो आपका न्यू बॉन्ड जो है 3.1 करोड़ इशू कर दो। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी ओवर होता है, ठीक है। और इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपन ने ओवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 83, ध्यान रखना, ये MTP अक्टूबर 17 में आया था। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या है। सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले ये था कि आप एडिशनल बॉन्ड इशू कर लो, मतलब कि आप तब तक इशू कर सकते हो एज़ लॉन्ग एज सारी कंडीशन फुलफिल होती रहे, आप इशू करते रहो, ठीक है। तो उसने ये बोला क्या कंडीशन तो सारी पूरी हो जाएगी जब ये रिमेन्स होगा ग्रेटर देन 4, मतलब कि आप 3.1 करोड़ जो इसका निकलता है इतना इशू कर दो, कंडीशन पूरी होती रहेगी, आप अपने बॉन्ड इशू करते रहना। दूसरा, वो बोल रहा है कि जो नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो ट्वाइस तक ही होनी चाहिए, ठीक है। वो रिमेन्स ट्वाइस, वो ट्वाइस तक ही होनी चाहिए। तो ऐसे केस में आपका 9.1 करोड़ आता है, 9.1 से ऊपर करोगे तो ट्वाइस से ऊपर हो जाएगा। तो उसने बोला क्या 3.1 करोड़ तक के 3.1 करोड़ मिनिमम इशू करो, कंडीशन पूरी हो रही है। 9.10 करोड़ मैक्सिमम इशू करो, कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरा, डेप्ट इक्विटी रेशियो तो बिलो 0.5 ही रखना। तो डेप्ट इक्विटी करा, डेप्ट तो पता है, इक्विटी पता है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बिलो 0.5, तो उसमें अपना आ रहा है 12 करोड़, मतलब कि 12 करोड़ के नीचे करना, तो 0.5 के अंदर रहेगा, कंडीशन पूरी हो रही है। अब ऐसे केस में मिनिमम अपना क्या आ रहा है 3.10 करके ख़त्म करो। 3.10 में तो सभी हो रहा है पूरा, ठीक है, सारी कंडीशन पूरी हो रही है, बस ख़त्म।